अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस पर खुसूसी एडिशन जो कि हेल्थ सॉल्यूशंस की जानिब से आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि आप ये जान सकें कि कराची में कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जो अवामी खिदमात में सबसे आगे हैं। और आज हम एक ऐसे ही हॉस्पिटल में मौजूद हैं जो कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि नेमत बेगम हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के नाम से मशहूर व मारूफ है। और कराची में ये इलाका नाज़ाबाद का एक इलाका कहलाता है जहाँ पर ना सिर्फ नाज़माबाद के रिहायशी बल्कि क़ुर्ब जवार और बिलखुसूस कराची के तमाम ही मकीन इस अस्पताल में अपने इलाज की गर्ज से आते हैं। आज हम हेल्थ सॉल्यूशंस के इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मौजूद हैं और इस अस्पताल में क्या क्या सहूलियात हैं ये हम आपको बताएंगे। मेरे अक़ब में मौजूद जो बोर्ड है उसको देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर एमरजेंसी हो या फिर ऑपरेशन थिएटर की बात हो और जिस तरीके से जनरल वार्ड और दीगर वार्ड्स एक हॉस्पिटल को मुज़य्यन करते हैं वही तमाम तर यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। और अगर मैं आपको अपने दाएं जानिब दिखाऊं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमदर्द जो कि इस हवाले से मशहूर व मारूफ है कि एक तिब्बी मरकज़ होने के साथ साथ हमदर्द ने किस तरीके से वो तमाम तर अद्वियात जो ख़ुद बनाई गई हकीम मोहम्मद सईद साहब के दौर से लेकर आज तक जो इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है और मेडिकल और फार्मेसी की फील्ड में जो काम अब तक हो चुका है, चाहे वो सिरप की सूरत में हो चाहे वो कैप्सूल्स की सूरत में हो, ये कुछ अद्वियात आपको मेरे पीछे शोकेस में दिखाई दे रही हैं। और ये हमदर्द की प्रोडक्ट्स साथ ही इनके जो तिब्बी सहूलियात या तिब्बी मालूमात से मुताल्लिक रसाइल होते हैं या रिसाले होते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज हम आपको इस नेमत बेगम हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का मुकम्मल विज़िट भी करवाएंगे ताकि आप ये जान सकें। और अगर आपको कोई भी ऐसा तिब्बी मसला दरपेश आता है तो इसी हॉस्पिटल का हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ एक MOU भी हुआ है और उस MOU के तनाजुर में आपको इस हॉस्पिटल में मौजूद तमाम तर सहूलियात दस्तयाब हो सकेंगी हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो मुआवनत के तौर पे, गाइड के तौर पे या हमें जो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हो रही हैं वो बताने के लिए हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नेमत बेगम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमें इस हवाले से जो है मज़ीद भी आगाह करें। हम मौजूद हैं इस वक्त एमरजेंसी वार्ड में जो कि नेमत बेगम हॉस्पिटल का ये एमरजेंसी वार्ड है और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो बेड्स हैं और इस वक्त ये कवर हुए में अंदर पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें इस वक्त भी सहूलियात यहाँ पे फराहम की जा रही हैं। नेमत बेगम हॉस्पिटल की ये खूबी है कि तकरीबन 24 घंटे ही यहाँ पे एमरजेंसी की सहूलियत दस्तयाब रहती है और किसी भी वक्त अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसे एमरजेंसी में ये सर्विसेज फराहम की जाती हैं। क्या क्या सर्विसेज हैं, उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि हम कुछ बात भी कर सकें, जान सकें। तो उमैर साहब मुझे बताइएगा कि क्या क्या एमरजेंसी में सर्विसेज यहाँ पे फराहम की जाती हैं। एमरजेंसी के अंदर यहाँ पर गायनी से रिलेटेड जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी देखा जाता है। उसके अलावा वाउंड्स वगैरह किसी को हो जाते हैं, कोई एमरजेंसी में एक्सीडेंटल वगैरह कोई हो जाता है तो उस सिलसिले में भी आ जाते हैं। बाकी हमारे ये बिलाल साहब, एक मिनट आइएगा ज़रा, ये हमारे बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। इंचार्ज हैं यहाँ पर। अच्छा बिलाल साहब, आप इधर एज सुपरवाइज़र या एज इंचार्ज वर्क कर रहे हैं तो 24 घंटे ही चल रहा होता है यहाँ जी? 24 आवर्स है और पेशेंट्स हमारे आ रहे हैं काफ़ी जो है ना फीवर के साथ और मुख्तलिफ बीमारी में। इस वक्त एमरजेंसी के कौन कौन से केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? लूज मोशन और फीवर के साथ ज़्यादा आ रहे हैं पेशेंट। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त क्या वबा चल रही है या क्या बीमारियाँ ज़्यादा हैं। बिल्कुल, अभी तो हीट स्ट्रोक की वजह से भी जो है ना फीवर ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, हीट स्ट्रोक की वजह से भी फीवर हो रहा है? गर्मी की वजह से ना, तो इसलिए फीवर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया। तो मुझे यह बता सकते हैं उमर साहब कि कितने यहाँ पे बेड्स मौजूद हैं आपके एमरजेंसी वार्ड में? सर यहाँ पर हमारे पास बेड जो है वो 13 बेडेड हमारा ये ER है और यहाँ पर ऑलमोस्ट एक हमारे पर माइनर OT भी है उसमें इंक्लूडेड। तो ये कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है जिसको माइनर OT की नीड होती है तो वहाँ पर उसको भी शिफ्ट करके उसकी ट्रीटमेंट वगैरह वो देखी जाती है। सही है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल ये कि पेशेंट आता है और चूँकि कोविड का एक चल रहा है ज़माना और थर्ड वेव इस वक्त चल रही है तो वो पेशेंट बीमार है, उसको दीगर अपनी कोई बीमारी है बट उससे कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल तो आ रहा है तो एक ख़तरा तो उसके लिए बढ़ता जाता है।
तो इसमें क्या कर रहे होते हैं आप लोग, कैसे उसको ट्रीट करते हैं? इसमें पहले उसके जो पेशेंट एडमिटेड होता है उसके सिम्टम्स को पहले एनालाइज किया जाता है, डॉक्टर्स वगैरह उसको देखकर। हमने यहाँ पर एक बेड रखा हुआ है, यहाँ पर अगर ये दिखाना चाहें तो ये बेड जो है उसको हमने एक आइसोलेशन का एक एरिया उसको मुख्तस करके रखा हुआ है, तो वहीं पर फिर उसको ट्रीट किया जाता है। यानी अगर उसको वायरस है मौजूद है तो फिर पहले उसको सेपरेट कर दिया जाएगा? सेपरेट ही कर दिया जाएगा। यहाँ हम लोगों ने 2 बेड्स उसके लिए अरेंज करके रखे हुए हैं। ठीक है, आए फिर नेक्स्ट किसी वार्ड में चलते हैं और नाजरीन को दिखाते हैं कि बाकी वार्ड्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त हम नेमत बेगम हॉस्पिटल की ओपीडी में मौजूद हैं और फर्स्ट फ्लोर पे ये ओपीडी मौजूद है जहाँ पे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स अपनी सर्विसेज देते हैं और यहाँ पे पेशेंट्स अपने मर्ज़ के साथ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से शिफायाब होके जाते हैं। कुछ देर में हम गुफ्तगू करेंगे यहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स से, उन डॉक्टर साहिबान से हम ये जानेंगे कि उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, किस किस चीज़ में उनकी स्पेशलाइजेशन है और किस तरीके से वो यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो आइए आपको साथ लिए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ओपीडी के साथ ही जो डॉक्टर्स के यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे वो अपनी कंसल्टेंसी देते हैं मरीज़ों को। तो अब हम एक रूम की जानिब जा रहे हैं और वहाँ पर ओपीडी कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। 1 बाय 1 हम इन डॉक्टर से गुफ्तगू भी करेंगे, जानेंगे भी कि उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ और स्पेशलाइजेशन है और ना सिर्फ जानेंगे बल्कि इस नेमत बेगम हॉस्पिटल के हवाले से भी बात होगी। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, फीमेल सर्जन हैं डॉक्टर ज़हरा बतूल साहिबा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आप किस चीज़ की सर्जन हैं और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए? अच्छा, मेरा नाम बतूल ज़हरा है और मैं फ़ीमेल जनरल सर्जन डीलिंग विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ एंड ब्रेस्ट सर्जरीज़। ठीक है डॉक्टर साहब, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स का क्या तनासुब रहता है इस हॉस्पिटल में? ये इस हॉस्पिटल में चूँकि हम ने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है सारी जो है वो अपने डिसिप्लिन्स। पहले ये जो है वो मेनली गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन यानी कि ज़च्चगी और बच्चे के हवाले से जाना जाता था, बट फॉर द पास्ट 2.5 ईयर हमने जो है वो सारी फील्ड्स स्टार्ट की हैं एंड विद एवरी पासिंग डे जो है वो येस पेशेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं एंड वी आर फुली इक्विप्ड। हमारे पास सारा सामान मौजूद है कि जो हम सर्जरी और बाकी तमाम डिसिप्लिन्स के पेशेंट्स को जिस तरह पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो इधर जो सर्जन्स हैं उनकी तादाद उसी तनासुब से है और कितनी तादाद होगी अंदाज़ा? जी बिल्कुल, हमारे पास हर डिसिप्लिन के तकरीबन 2 या 1 डॉक्टर अवेलेबल हैं और ये सब के सब हम लोग अवेलेबल होते हैं राउंड द क्लॉक। सो जिस तरह पेशेंट है वो एंटरटेन ना सिर्फ टाइमली होता है बल्कि फुली सेटिस्फाइड भी अभी तक हमारे सारे पेशेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो नाज़रीन फिर हम दीगर भी जो यहाँ पे फीमेल सर्जन्स हैं उनसे भी हम इसी तरह गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फराहम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा साहिबा, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज़ की सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा, आप किस चीज़ की सर्जन हैं? मैं ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन हूँ। अच्छा, तो ये ज़्यादातर जो ख़वातीन पेशेंट्स हैं आप उन्हीं को डील करती हैं या फिर मेल पेशेंट्स भी डील होते हैं? नहीं, बोथ। अच्छा, ये केसेस ज़्यादा बढ़ नहीं गए कोविड के बाद ENT से मुताल्लिक? एग्जैक्टली, एनोस्मिया के केसेस जैसे कि स्मेल का लॉस हो जाना, सेंस ऑफ स्मेल का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और डायरेक्टली कोविड के पेशेंट्स भी कफ और फीवर के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त नंबर ऑफ पेशेंट्स का क्या तनासुब है या क्या एवरेज है आने वाले पेशेंट्स का? कोविड के पेशेंट्स भी आ रहे हैं लेकिन फ़िलहाल यहाँ कराची में तो एज यू नो इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस। अब इस तरह से आ रहे हैं जैसे पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स के साथ, लाइक किसी को सेंस ऑफ स्मेल लॉस हो गया तो वो मोर देन अ मंथ गुजर गया, नाउ दे आर वरीड कि अब वापस क्यों उनकी स्मेल नहीं आ रही। ये पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। चलिए, मैं चाहूँगा कि हेल्थ सॉल्यूशंस के तवज्जुह से थोड़ी सी आप टिप भी दे दें क्योंकि अभी एक जनरल मसला एक बना हुआ है आवाम का, नाजरीन का भी, कि अगर ये मसाइल हैं लोगों को तो उसमें उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो बेसिक SOPs हैं दे शुड बी फॉलोड, लाइक मास्क तो पहनना ही है, सोशल लेकिन अब उसे नहीं आ रही, फ्रेगरेंस नहीं आ रही, कोई भी स्मेल नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि शुड बी बेटर कि वो कंसल्टेशन करें, डॉक्टर के पास आकर दिखाएं, एक दफ़ा एग्जामिन करवाएं और बाकी जो मेडिकल सपोर्ट हम कर सकेंगे वी प्रोवाइड दैट।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनज़्ज़र साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट के अमराज काफ़ी हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। अंदरून सिंध तो बेइंतहाई अमराज बढ़ चुके हैं। कराची में भी ये सिचुएशन जो है अबतर है और इस वक्त हमारे लिए एक खुशनुदी की बात है कि जहां हम सर्जन से गुफ्तगू कर रहे हैं वहीं एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और उनसे भी हम जानेंगे कि इस वक्त जो पेट के ये अमराज हैं किस नौयत के बन चुके हैं, किस हद तक ये सीरियस हैं और यहाँ पे नेमत बेगम हॉस्पिटल में मजीद ये क्या क्या सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल समद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो पेट के अमराज हैं पानी पीने से और गैस्ट्रो के अमराज हैं, ये गर्मी के मौसम में तो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, यहाँ पे क्या तनासुब है? एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं जनरल गैस्ट्रोएंटाइटिस के साथ, जिसमें मरीज़ को आम उल्टी, मोशन वगैरह काफ़ी मरीज़ रिपोर्ट होते हैं और ये वो मरीज़ होते हैं जो जनरली हर इमरजेंसी में आपको नज़र आएंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो माइल्ड इन्फेक्शंस के साथ होते हैं और बाज़ औक़ात इनमें कुछ पेशेंट्स बड़े क्रिटिकल भी होते हैं और वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेट होकर और रीनल शटडाउन के साथ प्रेजेंट करते हैं। काइंड ऑफ हाइजीन दैट वी आर डीलिंग विद और जिस तरह के पेशेंट्स का फ्लो हमारे पास यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं मजमूई तौर पे आप उन्हें किस तरीके से कंसल्टेंसी फराहम करते हैं, यानी उनके बुनियादी इशूज़ कॉमन होते हैं कि वो जो पानी आजकल इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ आरओ प्लांट्स का, लोग अब उसी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट्स में तो हमें ट्रिगर फैक्टर्स पता होते हैं कि वो किस लोकेलिटी से आ रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर बिहाइंड द कॉज ऑफ डायरिया एंड वॉमिटिंग। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दे पर्सनली स्पीक अबाउट इट कि जो वाटर इनटेक उनका है वो इतना प्रॉपर नहीं है, या जिस तरह आपने अर्ज़ किया आरओ वाटर का या बॉइल्ड वाटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द फिल्टर्ड प्लांट्स। तो ज़ाहिर लोगों को अवेयरनेस नहीं है एंड देन दे कम अप विद दीज सिम्टम्स। अच्छा, कुछ नाजरीन के लिए भी बता दें कि ये आरओ प्लांट से आने वाला पानी बॉयल वाटर से जो पहले घरों में बॉयल होता था उससे बेहतर है, या ये जो गैस्ट्रो के ज़्यादातर अमराज हैं क्योंकि वो केमिकल उसमें ज़्यादा मिनरल ज़्यादा होते हैं? एक्चुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एज अ फील्ड हम बहुत सारे और भी डिजीज़ देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज गैस्ट्रोएंटाइटिस। जो आपका क्वेरी है ज़ाहिर है वो एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि आरओ प्लांट से आने वाले पानी को आप एविडेंस बेस्ड नहीं स्टडी कर सकते कि हमें नहीं पता कि कहाँ से जो वाटर आ रहा है उसकी प्राइमरी सोर्स कैसी है। अगर प्राइमरी सोर्स इन्फेक्टेड है तो उस लोकेलिटी में आने वाले बहुत सारे मरीज इस प्रॉब्लम से गुजरेंगे। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा अवेयरनेस रेज़ करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस रेज़ करने का सबसे कॉमन या आसान तरीका होगा कि आप उन लोकेलिटीज़ में जहाँ पे इस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे आप इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल समद। नाजरीन, नेमत बेगम हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और जिस तरीके से स्किन केयर के हवाले से या स्किन के जो बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार इशूज़ हैं, यहाँ पर ये सहूलियात भी पेशेंट्स को, लोगों को बासानी दस्तयाब हैं। डॉक्टर राखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त ज़्यादातर क्योंकि मौसम इतना गर्म हो चुका है शहर कराची की अगर हम बात करें, और लोगों को स्किन डिजीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्जिमा है और मुख्तलिफ अक़साम के हैं, तो यहाँ पे क्या पेशेंट्स का ज़्यादा इशू रहता है जो आप डील करती हैं? एक्चुअली यहाँ पे हर किस्म की बीमारी, और क्योंकि हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो इन्फेक्शंस को हम ट्रीट करते ही हैं। हम कॉस्मेटोलॉजिकल मतलब कॉस्मेटोलॉजी भी यहाँ पे हम लोग करते हैं क्योंकि सोशल साइकोसोशल जो इश्यूज़ आते हैं फीमेल में डर्मेटोलॉजी में, इन्फेक्शंस तो आते ही आते हैं, जैसे फंगल हो गए, एक्जिमा हो गया। बिसाइड that area needs a good cosmetologist also because in skin we are dealing with more psychosocial problems related with acne and hirsutism, गैर ज़रूरी बाल जो लड़कियों को आते हैं। This is the very मतलब very depressive condition के even though there are suicidal rates in the girls, तो देयर शुड बी ए गुड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट आल्सो। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट इधर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आई कैन डू द लेजर्स एंड आई कैन डू द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, सो वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर हियर इन नेमत। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है लेज़र के हवाले से कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर सम टाइम, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सेप्ट नहीं होता। आई हैव डन स्टडी इन 100 पेशेंट्स, दिस इज़ अ बिग नंबर। IPL इंटेंसिव पल्स लाइट क्योंकि उसका बहुत सेफ मेथड है, और बिसाइड दैट वी आर डीलिंग विद द इंटरनल प्रॉब्लम्स विच आर द काज ऑफ हिर्सुटिज्म, जो गैर ज़रूरी बाल है। जैसे सबसे नंबर 1 काज आता है PCO। सो वी आर इंटरकनेक्टेड विद द गायनोकोलॉजिस्ट क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मिलेगी नेमत बेगम में, ताकि हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफ़र करेंगे और हमारा कॉन्टैक्ट होता रहता है। एक ही फाइल पे हम सब मैनेज करते और दे आर very nicely managed over here
तो आप इजीली रेफ़र भी कर सकते हैं, और जो भी अनअफोर्डेबल पेशेंट्स हैं, इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम आल्सो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राखी साहब। इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का मामला हो या फिर हाइपरटेंशन हो, इन तमाम तर इश्यूज़ से निपटने के लिए लोग बिल्कुल इमीडिएट वे में डॉक्टर को तलाश करते हैं। नेमत बेगम हॉस्पिटल में ये सर्विस बासानी और बर वक्त दस्तयाब है। डॉक्टर सुमेरा नसीम साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, इनसे ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये बढ़ चुका है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाइपरटेंशन, पता नहीं कितने अकसाम की चीज़ें जो आखिर में कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके आ जाती हैं पेशेंट को। पहले ये मिथ था कि ख़वातीन में हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी इस नंबर 1 किलर है। जैसे पहले ब्रेस्ट कैंसर को समझा जाता था, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ओवरऑल, एंड पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन। एंड इंटरेस्टिंगली ये दैट है कि यंग वुमेन यानी लेस दैन 50 ईयर्स, उसमें भी कार्डियक डिजीज़ इज़ नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। बस रिस्क फैक्टर्स बहुत आते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, शुगर का, और प्रेगनेंसी के बाद जो हाइपरटेंशन होता है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर हार्ट डिजीज़। जो अक्सर ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद ख़वातीन इस चीज़ को भूल जाती हैं, दे डोंट गेट चेकअप, दे अपने ब्लड प्रेशर्स नहीं चेक कराती हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं चेक कराती। वेट ओबेसिटी हमारे यहाँ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फूड, मतलब वॉकिंग, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये तो प्रिवेंशन के लिए है। ये आप अगर प्रिवेंशन स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, प्रिवेंशन जो है यंग एज में ही स्टार्ट हो, क्योंकि आप देखें कि अलार्मिंगली फिगर्स जो हैं पाकिस्तान नेशनल डेटा क्लास से स्कूल्स में ओबेसिटी हमारी स्काई हाई कर रही है, और यही बच्चे हमारा फ्यूचर है। सही। यही जो है कार्डियक फैक्टर्स जो हैं, यही हमारी कौम के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि इसका कॉस्टली ट्रीटमेंट, अगर एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाता है दैन यू ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी, आपने सुना होगा, एक स्टेंट डालते हैं या बाईपास सर्जरी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आप बता रही हैं कि जवानों को भी हो रहा है? जी बिल्कुल। मैंने अपने कैरियर में, मेरा कोई 20-24 साल का कैरियर है, मैंने 25 ईयर्स का लड़का भी किया था। और अच्छा जी 25 ईयर्स ओल्ड। तो इसके कॉमन रीजंस क्या हैं? खाने पीने में बेहतियाती है। आजकल जो हमारे यहाँ फूड डिलीवरी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है ना, कि जो जंक फूड, जो होम कुकिंग है वो नहीं है। आपने ऑर्डर किया, जो भी क्लास है, मतलब जो जंक फूड्स का हमारे यहाँ जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर चाइल्ड्स बन गए। दे स्टॉप डूइंग द एक्सरसाइजेज, दे आर नॉट गोइंग टू द मैचेस, फुटबॉल, वो सब जो पहले होता था वो अब नहीं है। अगर थोड़ा सा दुकान पे भी जाना है तो दे प्रेफर कि जी गाड़ी हो या कोई भी व्हीकल हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय वॉक। एक ये दूसरा, जो तीसरा रिस्पेक्ट है जिस पर कोई तवज्जो नहीं देते, स्ट्रेस है। अच्छा। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हैज़ प्रूवन कि जो है, जो भी इंटरवेंशंस की जाए, स्ट्रेस इज अदर फैक्टर्स जो कि वुमेन में, मर्दों में भी जॉब रिलेटेड या जो भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ऑल्सो अ कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ क्या क्या सहूलियात दस्तियाब हैं? यहाँ पर कंसल्टेशन है, एकोकार्डियोग्राफी है, और अगर इमरजेंसी जो हार्ट अटैक की कंडीशन आती है उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ इमरजेंसी में मौजूद हैं जो कि लाइफ सेविंग कर सकते हैं। अभी बिकॉज ये रिसेंटली ओपन हुआ है हॉस्पिटल, तो उसमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत नहीं है, लेकिन बर वक्त जो है वो जान बचाने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। और एकोकार्डियोग्राम, जो कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ हार्ट डिजीज़ ही, हार्ट अटैक ही आए, लेकिन अदर डिजीज़ के लिए इसमें यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट मैसेज आप दे दें, क्योंकि रमज़ान करीब है और लोगों का फिर हाथ नहीं रुकता पकौड़ों पे और इस किस्म की पकवान पे। देखिए, रमज़ान इबादत का महीना, यहाँ कहीं भी, क्योंकि यूजली ये मैं मैसेज बहुत दफ़ा बहुत लोगों को, बहुत से मीडियाज़ पे दे चुकी हूँ कि देखिए, रमज़ान जो है वो बेसिकली आपका फास्टिंग का महीना है। बहुत अच्छा महीना है जिसमें आप अपना वेट और वो चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पकौड़ों एक्चुअली बेसिल सेल्फ जो है, जो भी सीड जो है आपका प्रोसेस होगा ना, वो आपके हेल्थ के लिए बुरा है। मतलब प्रोसेस का मतलब है जिस पे से आप छिलका हटा दें, समझ रहे हैं? जिस तरह वाइट फ्लावर जो है वर्स देन द चक्की का आटा। और बहुत से लोग इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़ीरो एम्प्टी कैलोरीज हैं, कुछ भी नहीं है एम्प्टी कैलोरीज, मतलब उसमें आपसे कुछ भी, आपको जो है मतलब कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता, कैलोरीज गेन कर रहे होते हैं। अच्छा। इसके नेमुल बदल आप क्या कर सकते हैं? आप नींबू पानी बना सकते हैं, पानी इज़ द बेस्ट थिंग। पकौड़े के बजाय आप फ्रूट्स
और चने की जो दाल, चना जो होता है, जो छोला जिसको बोलते हैं, चिक पीस जो बोलते हैं, वो नहीं लाइटर रखें चीज़ें, हाँ लाइटर रखें ताकि हार्ट डिजीज से बचे रहें। और उसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी, क्योंकि आपको हमारे यहाँ गैप्स बहुत इजी है ना कि आप मतलब अफ्तारी करेंगे, फिर कुछ लोग डिनर का कॉन्सेप्ट भी है, तो इतनी जल्दी चीज़ें हजम भी नहीं होती हैं। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेमत बेगम अस्पताल में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही हैं एज गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा जमशेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी, खैरियत से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा ख़वातीन के लिए और जो हमारी फ़ीमेल व्यूअरशिप है उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में नेमत बेगम में क्या तनासुब है उन पेशेंट्स का जो गायनेकोलॉजी से मुताल्लिक यहाँ पे अपने मसाइल लेकर आते हैं? जी तनासुब तो बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था एज अ मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट। अच्छा। ठीक है, तो इट्स री नोन प्लेस फॉर द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल पेशेंट्स। ठीक है, जो भी जैसे कंसीव करना चाह रहे हैं उन्हें भी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे इलाज होता है। जो प्रेगनेंसी के मसाइल से आते हैं, चाहे किसी भी प्रेगनेंसी के हिस्से में आए, पहले हिस्से में, दूसरे या तीसरे हिस्से में, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हुई भी है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब ये एक जनरल हॉस्पिटल बन चुका है तो इसमें अब हमारे पास फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास दूसरी स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। तो अगर हमारे पास हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जैसे कार्डियक डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई लिवर प्रॉब्लम के पेशेंट्स हैं तो वी इन्वॉल्व अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ठीक है, जल्द की बीमारियां हैं जो प्रेगनेंसी में कॉमन है और बहुत ख़तरनाक भी होती हैं, तो नाउ वी हैव अ डर्मेटोलॉजिस्ट ओवर हेयर। तो अब ये है कि चूंकि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट हो गई है तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर द पेशेंट्स फॉर द फर्दर मैनेजमेंट, यानी कि लो रिस्क के अलावा हाई रिस्क पेशेंट भी मैनेज हो सकते हैं यहाँ पे। सही है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस इशू में पहले पाकिस्तान इतना आगे नहीं था, लेकिन डे बाय डे ये तनासुब बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या अवेयरनेस नहीं है या ख़वातीन में बहुत सारी कमज़ोरियाँ शामिल हो गई हैं? रिगार्डिंग किस सिलसिले में आप पूछना चाह रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है, जैसे कि अभी डॉक्टर सुमेरा ने बताया कि डाइट से पीसीओ प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अब चूंकि बिकॉज ऑफ द मीडिया ऑल्सो अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो पहले नहीं डिस्कस होते थे, नाउ दे कैन बी ईजिली डिस्कस्ड। ठीक है, दे कैन कम टू अस फॉर द सर्विसेज, द कॉज कैन बी इवेलुएटेड एंड फर्दर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। तो अवेयरनेस तो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, पेशेंट्स ये है कि निकल के आना शुरू हो गए कि हाँ ये मसला है, इसमें कोई पैथोलॉजी है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो दे शुड टेक सर्विसेज ऑफ द कंसल्टेंट ताकि ट्रीटमेंट हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे ऐमन साहिबा, जनरल फिजिशियन हैं, एमरजेंसी फिजिशियन हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि नेमत बेगम अस्पताल में एमरजेंसी फिजिशियन के तौर पे कौन कौन से केसेस ज़्यादा ये ऑब्जर्व कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आप एमरजेंसी फिजिशियन भी हैं, जनरल फिजिशियंस में तो तमाम ही वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं जनरली लोगों को मसाइल हैं। इस वक्त कोविड का भी एक चल रहा है फेज़, थर्ड वेव है, क्या ज़्यादा मसाइल इस वक्त आप ऑब्जर्व कर रही हैं जो पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास जो प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आ रही हैं इमरजेंसी में वो है ओल्ड एज लोगों का, जो कि ऑलरेडी किसी कोमोबिडिटीज़ का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज़ के या कोई डायबिटीज़ के 60-70 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास लैंड होते हैं विथ डिक्रीज सैचुरेशन, यानी ऑक्सीजन उनकी फेफड़ों में जो है वो कम हो जाती है अचानक से बिल्कुल। साथ में उनको कफ बहुत ज़्यादा रहने लगी। घर में वो कोई ऐसी हमें हिस्ट्री नहीं देते कि घर में इनको कफ थी या किसी और को कफ थी, तो मोस्ट लाइकली हमें देखने से अंदाज़ा हुआ है, आई एम ए न्यूली अपॉइंटेड कंसल्टेंट ओवर हियर, बट उसका रीज़न ये है कि घर में SOPs फॉलो नहीं हो रहे होते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए भी जो घर के बाकी अफराद हैं वो केयर नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं घर से बाहर जाने से पहले, अपने SOPs का ख्याल, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, उसी में दावतें भी कर रहे हैं घर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ओल्ड एज लोग जो हमारे लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है अब ये मसला, लेकिन वो जो बूढ़े अफराद हैं जिनको ऑलरेडी कोई कार्डियक इशू चल रहा है, ऑलरेडी कोई शुगर की बीमारी चल रही है, गुर्दे के मसाइल चल रहे हैं, उनके लिए बहुत फैटल हो रहे हैं कोविड। मैंने पिछले 1 महीने में यहाँ पर जो केसेस देखे हैं वो इस तरह से देखे हैं कि हमारे पास 70 ईयर्स ओल्ड एजेड पेशेंट्स भी आए हैं, और माशाल्लाह वो, क्योंकि मैं 24/7 ऑन कॉल रहती हूँ यहाँ पर, कोई भी ऐसा पेशेंट जो मतलब जूनियर डॉक्टर से हैंडल नहीं हो रहा होता, दे कॉल मी इमीडिएटली एंड आई हैव टू रीच हियर बाय अराउंड 15 to within 20 minutes।
तो हमने पेशेंट मैनेज भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर, और आईसीयू में हमारे पेशेंट माशाल्लाह बिल्कुल सही हो गए। 85 ईयर्स ओल्ड एज फीमेल, जो हमें लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, अटेंडेंट्स तक को हमने काउंसिल कर दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से वो रिकवर होकर अपने पाँव पे चल के वो गई हैं, वो मेरे पास फॉलोअप पर भी आई हैं माशाल्लाह से। उसके अलावा जो एक चीज़ हमारे पास आ रही है वो यंग फीमेल पेशेंट, यंग इन द सेंस के 30 to 35 ईयर्स की फ़ीमेल्स हैं, और वो हाइपरटेंशन के साथ बहुत आ रही हैं, यानी ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उसके साथ बहुत ज़्यादा फीमेल्स आ रही हैं। अच्छा, उसमें ये है कि हाँ, इनका लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारे यहाँ, यानी वॉक पे नहीं जाना। अच्छा, पहले की ख़वातीन ये होता था कि घर में बहुत सारे काम होते थे, अब वो मसरूफ रहती थी बिल्कुल, अब यही हो गया कि ये और फिर सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया प्लस ये ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, फूड ऑर्डर कर लिया, मतलब ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से 30-35 ईयर्स में मैं ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ। फिर उसके साथ ये भी हो रहा होता है कि साथ में और डिफरेंट स्ट्रेस फैक्टर्स हैं कि घर में माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनके साथ पूरा डील करना, फिर उनकी पढ़ाई, ये सब चीज़ें एक स्ट्रेस फैक्टर है जो कि इसको फिर एक्टिवेट करता है, इसके सारे सिम्टम्स को। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की तरफ हमें देखना चाहिए। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप एक तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करती हूँ कि आप वॉक, एक्सरसाइज और जितना ज़्यादा हो सके घर के ही खाने हैं। आपने बिरयानी अगर खानी है आप घर में बना के खा लें, इसके लिए आपको बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर का जो तेल या चिकनाई होगी वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और फीमेल्स के लिए मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स को अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, मेरे पिछले 1 महीने के करियर में जी तकरीबन समझें यहाँ पर मैंने हर वीक में मैंने तकरीबन 4 से 5 फीमेल्स को ये बोन पेन, नी पेन और जनरलाइज वीकनेस, इसके साथ विटामिन डी के कहाँ पर पहुँचा होता था। हमारे पास नॉर्मल सफिशेंसी उस पर आती है अराउंड 30 तक जो है वो सफिशेंट होता है विटामिन डी, और हमारे पास फीमेल्स का आ रहा है 8, फीमेल्स का आ रहा है 9। उस पर उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करो तो ट्रीटमेंट नहीं लेती, वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगी तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी जो बैकबोन है जी, जो जैसे फीमेल घर की बैकबोन फीमेल है, तो फीमेल की अगर बैकबोन जैसे कहते हैं डैमेज होना शुरू हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से लेके लंबोसेक्रल स्पाइन, इवन पोस्चर मेंटेन करने से लेके बेड बाउंड होने तक, ये सारी खतरनाक अलामात भी हो सकती हैं। विटामिन डी और कैल्शियम, सिर्फ ये 2 नहीं, बेशक आप बड़ी ज़बरदस्त बात बता रही हैं, और हम चाहेंगे कि किसी रोज़ हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी पर किसी प्रोग्राम में भी आपको इनवाइट करें ताकि और हमारे लोगों की काउंसलिंग भी हो सके। नेमत बेगम हॉस्पिटल के ओपीडी के बाद हमने यहाँ पे देखा कि आईसीयू भी मौजूद है, और बहुत ही वेल इक्विप्ड ये आईसीयू इन्होंने बनाया है, इंटेंसिव केयर यूनिट, और यहाँ पे अंदर पेशेंट्स को ये फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं। चूँकि आईसीयू एक बड़ी सेंसिटिव जगह भी तस्वुर की जाती है, और कोविड का ये ज़माना है, इसलिए हम अंदर से आपको आईसीयू के मनाज़िर नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम आपको ये बताना ज़रूर चाह रहे हैं कि नेमत बेगम हॉस्पिटल में आईसीयू की ये सर्विस वाज़े कर रही है कि यहाँ पर एक मुकम्मल हॉस्पिटल की जो तमाम तर सहूलियात होती हैं वो भरपूर अंदाज में फ़राहम की जा रही हैं। नाज़रीन, नेमत बेगम हॉस्पिटल की ये फार्मेसी मेरे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद है, और इस फार्मेसी में तमाम ही अद्वियात लोगों को दस्तयाब होती हैं। जो भी मेडिकल कंसल्टेंट और डॉक्टर्स उन्हें तजवीज़ करते हैं वो यहाँ पर आकर पेशेंट्स अपनी स्लिप की सूरत में अपने जो उन पे तजवीज़ कुनंदा दस्तावेज़ात होते हैं वो सामने रखते हैं, और फिर फार्मेसी के ज़रिए वो अद्वियात बआसानी हासिल कर लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी नेमत बेगम हॉस्पिटल में हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का ये जो नेमत बेगम अस्पताल है, यहाँ की एम्बुलेंस सर्विस बहुत ही नुमाया है, बहुत ही ख़ास है, और ख़ास इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ज़रा मुनफरिद है। इस एम्बुलेंस को आम एम्बुलेंस से तशबीह नहीं दी जा सकती, वेल इक्विप्ड है, और इसका कलर, इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी बाहर की बनावट और अंदर जो इसकी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम ही ख़ास है। मेरे आप देख सकते हैं कि पीछे ये एम्बुलेंस मौजूद है, और इस एम्बुलेंस का ये एक इन्होंने एक अपना कलर थीम रखा है ताकि दूर से ही जब रोड पे ये ब्लैक कलर की एम्बुलेंस आपको दिखे तो उस पर एक तो हमदर्द यूनिवर्सिटी मेंशन है, और साथ ही नेमत बेगम हॉस्पिटल से मुताल्लिक कुछ इशारे भी इस पर लिखे हुए हैं। और अब इस एम्बुलेंस का कुछ अंदरूनी मंजर हम आपको दिखाएंगे कि किस हद तक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है और किस हद तक इन्होंने इसको तमाम सहूलियात से मुज़य्यन किया है। तो मैं चाहूँगा कि हम इसका ज़रा अंदरूनी मंजर भी आपको दिखा सकें कि बेड होता है जिस पे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है,
और स्ट्रेचर गालिबन इसको कहते हैं। साथ ही पेशेंट के साथ अगर कोई अटेंडेंट मौजूद है जो उसको अस्पताल लेकर जा रहा है, या उसका घर का कोई शख्स मौजूद है। फिर प्लस ये कि अगर इसमें अंदर ही कोई मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करनी है तो कंसल्टेंट की या डॉक्टर की भी एक चेयर वहाँ पे मौजूद है। और इस एम्बुलेंस के ज़रिए ना सिर्फ पेशेंट की मुंतकली बल्कि बर वक्त अगर रास्ते में उसको कोई सहूलियात फराहम करनी है तो वो भी दी जा सकती हैं। बाकायदा ड्रिप भी इसमें लग सकती है और ड्रिप लगने के साथ साथ इसमें जो लाइटिंग का निज़ाम है वो भी है। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है कि अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग भी होती है तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए पेशेंट को सरवाइव रखा जा सके, उसको एक मुनासिब सहूलत सफ़र के दौरान दी जा सके। तो आज हेल्थ सॉल्यूशन के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया कि नेमत बेगम हॉस्पिटल कराची के इलाके नाज़िमाबाद में वाक़ इस हॉस्पिटल की तमाम तर सहूलियात, यहाँ के सर्जन के मौक़िफ़ और साथ ही यहाँ की वो तमाम तर फैसिलिटीज़ जो पेशेंट्स को मुहैया की जा रही हैं वो हमने आपको दिखाई हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए इस हॉस्पिटल में मौजूद तमाम तर सहूलियात बआसानी आप फिंगर टिप के ज़रिए इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए, हेल्थ सॉल्यूशन की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ ये सहूलियात हासिल कर सकते हैं बल्कि यहाँ पे मौजूद सर्जन से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और इसी हस्पताल नेमत बेगम हॉस्पिटल का MOU भी हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के साथ हो चुका है, जिसकी बुनियाद पे ये तमाम तर फैसिलिटीज़ अब आपको हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के ज़रिए भी बआसानी मिल सकेंगी जो इस नेमत बेगम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।